जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे मेष लग्न की कुंडली में क्या योग बनती है, क्या राजयोग बनते हैं, क्या धन योग बनते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति होती है जो मेष लग्न के जातकों को धनवान बनाती है, एक समृद्ध जीवन वहां व्यतीत करते हैं ऐसे जातक। तो मेष लग्न के जातकों की कुंडली में क्या क्या ग्रहों की स्थिति होती है, कौन कौन से ग्रह राजयोग कारक ग्रह होते हैं, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, वो उस कुंडली हम आपके इस वीडियो बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न, यानी कुंडली जो आपकी चार्ट बनता है, कुंडली का जो पहला भाव होता है वो होता है आपका लगन। यानी कि आपकी कुंडली में पहले भाव में यदि 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो आपकी मेष राशि यानी कि मेष लगन बन जाती है, उसको स्वामी बनता है आपका मंगल। तो आप जानते हैं चाहे लगन कोई भी हो आपकी, चाहे आपकी मेष लगन हो या आपकी मीन लगन हो या आपकी वृष लगन हो, लगन कोई भी हो, जीवन में सफलता पाने के लिए, जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए, एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक संपन्न जीवन जीने के लिए आपका लगन बलवान होना चाहिए। आपकी कुंडली में पहले भाव का स्वामी जो बनता है, यानी कि मेष लगन जातकों की कुंडली में आपके पहले भाव के स्वामी बनेंगे मंगल। अन्य कुंडली में सबकी स्थिति अलग अलग बनती है, सबके स्वामी अलग अलग बनेंगे। तो किसी भी जातक के लिए आपका लगन का स्वामी यानी कि लगन और लगन का स्वामी दोनों बलवान होने चाहिए। तो आप यदि आप मेष लग्न की जातक की बात करेंगे तो कुंडली में मंगल का बलवान होना बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद अभी ये संक्षेप में बता रहे हैं, विस्तार में आपको आगे आगे बताएंगे कि कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन कौन से ग्रह राजयोग कारक ग्रह होते हैं, और साथ में एक ऐसे ग्रह जो मेष लग्न के लिए लगभग लगभग अशुभ मानते हैं सभी लोग, उसका कैसे विपरीत राजयोग बनता है उस बारे में भी इस वीडियो हम बताएंगे। तो यानी कि लगन कोई भी हो, लगन ले और लगन आपके बलवान होना चाहिए। इसके साथ आपके भाग्य भवन, क्योंकि जीवन की सभी आपकी जो समृद्धि है या जीवन की जितनी भी सफलता है, पूरा जीवन सुखदायक जीवन जीने के लिए कुंडली का नवम स्थान यानी भाग्य स्थान बलि होना चाहिए, क्योंकि भाग्य के अधीन ही सभी सुख और सभी सफलताएं हैं। ये संक्षेप में समझ लीजिए। तो लगन कोई भी हो, पहला भाव लग्नेश और नवम भाव ये तो अनिवार्य है आपके बलवान होने के लिए। कुंडली तभी बलवान मानी जाएगी जब लग्नेश और नवमेश ये दोनों भाव, इन दोनों भाव के स्वामी दोनों बलवान हो। साथ में आते हैं आपके चंद्रमा। चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं और लगन की तरह काम करते हैं, तो चंद्रमा बलवान होना चाहिए। अब आते हैं स्पेशली आपकी मेष लगन के लिए कि मेष लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं और ग्रहों की क्या स्थिति बनती है। इससे पहले आपको बता दिया वो फंडामेंटल रूल था, लगन का, लग्नेश का, नवम भाव के स्वामी का, इनका बलवान होना जरूरी है बस। अब आते हैं लग्नेश, मेष लगन, लग्नेश बनते हैं आपके मंगल। कुंडली में आपका जीवन में सफलता पाने के लिए मंगल का बलि होना बहुत जरूरी हो गया। अब इस लगन में आप देखेंगे तो पहले भाव के स्वामी बनते हैं आपके मंगल और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं आपके सूर्यदेव और नवम भाव के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं आपके गुरुदेव। तो 3 ये कारक ग्रह हो गए, यानी कि 3 ग्रह आपके निश्चित रूप से शुभ फल देने वाले बन जाते हैं। ये सिद्धांत है आपके लघु पाराशर सिद्धांत के आधार पर। आपके पहले भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी जो भी ग्रह बनता है वो शुभ फल देता है। कुछ इसकी शर्तें भी होती हैं, लेकिन इस मामले में मेष लगन की कुंडली में आपके मंगल पहले भाव के स्वामी बनते हैं, शुभ फल देंगे। आपके सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, शुभ फल देंगे। आपके गुरु नवम भाव के स्वामी बनते हैं, अच्छा फल देंगे, भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं। और गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह होते हैं, बहुत ही ज्यादा और शुभ फल देंगे। 3 शुभ आपके कारक ग्रह हो गए और उसके बाद अकारक ग्रह आते हैं। आपकी यहाँ मैंने चार्ट एक कुंडली बना रखी है, मुझे बनाना चाहिए इस या पीछे एक बोर्ड लगाना चाहिए, लेकिन अभी बोर्ड यहाँ पे है नहीं। आगे की जो वीडियो कोई आएगी उसमें हम बोर्ड का इंतजाम करके आप बोर्ड पर समझा देंगे। तो अकारक में आपके बुध, शुक्र और शनि, यानी कि कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी, 11, 12 इन भावों के स्वामी बनते हैं, वो अकारक या अशुभ माने जाते हैं। तो बुध, शुक्र और शनि इस कुंडली में अकारक ग्रह हो गए। और तटस्थ जो न्यूट्रल ग्रह है, जो चौथे भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, वो आपका न्यूट्रल हो गया। हालांकि न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपना शुभ या अशुभ फल नहीं देगा, वो शुभ फल वहां पे देंगे आपको। तो पाराशरी सिद्धांत के अनुसार, लघु पाराशरी के नियम अनुसार जो कारक ग्रह हो गए आपके सूर्य, मंगल, गुरु, और अकारक हो गए आपके बुध, शुक्र और शनि, और आपके तटस्थ न्यूट्रल हो गए आपके चंद्रमा। इसकी थ्योरी अगर आपको मैं समझाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी,
क्योंकि थ्योरी समझाने में बड़ा लंबा समय लगेगा आपके लघु पारस्परिक सिद्धांतों को समझाने में, इसलिए संक्षेप में आपको बता दिया। राजयोग कौन कौन से बन सकते हैं, अब यह सीधे राजयोग पे आते हैं। एक बनेगा आपका मंगल का रोचक योग, जो पंच महापुरुष राजयोग आपने नाम सुना होगा कि आपके मंगल, आपके बुध, आपके गुरु, शुक्र और शनि जब केंद्र में अपनी राशियों में, स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में अथवा उच्च के होकर जब त्रिकोण आपके केंद्र में बैठते हैं तो पंच महापुरुष राजयोग में से एक एक योग बन जाता है। उसी में से मंगल जब आपके मेष में या वृश्चिक में या आपके मकर राशि में जब उच्च के होकर बैठते हैं, केंद्र बैठेंगे तो ये रोचक राजयोग बना देंगे। तो मंगल यदि पहले भाव में बैठे अपनी राशि में तो ये रोचक राजयोग बन जाता है, पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत रोचक राजयोग। और उसी प्रकार से जब मंगल आपका लग्नेश होकर दशम स्थान में बैठेंगे तो उच्च के हो जाएंगे मंगल, तो ये आपका ये भी पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत रोचक राजयोग बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब लग्नेश लगन में ही बैठेगा तो लगन बलवान हो जाएगी, या लग्नेश दशम स्थान सबसे बली, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो त्रिकोण आपका केंद्र भाव होता है, जब लग्नेश दशम स्थान में बैठेगा तो स्वतः ही आपका लगन बलवान हो जाएगा और लग्नेश भी बलवान हो जाएगा। और यहाँ मेष लगन की कुंडली में आप देखेंगे तो लग्नेश बनते हैं, मंगल अपनी राशि में बैठेंगे तो पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत उसको रोचक राजयोग नाम दे दिया है। और उसको दशम में बैठेंगे तो वो उच्च के होकर बैठ जाएंगे, तो वहां पे आपको वो भी उसको भी रोचक राजयोग बोलेंगे। और रोचक राजयोग में आपके तमाम तरह की समृद्धि, आप जो समझ सकते हैं शुभ फल के अंतर्गत जो आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। जो आपको चाहिए शुभ फल के अंतर्गत जो कुछ भी आता है वो आपको सब दे देंगे मंगल, यदि आप बलवान हैं। एक सुखी वैवाहिक जीवन, एक सुखी सामाजिक जीवन, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा व्यापार व्यवसाय, जो कुंडली में बाकी चीजें देखने से पता चलेगा कि भाई नौकरी मिलेगी या व्यापार, उस हिसाब से। लेकिन राजयोग है जो धन देने वाला है और अधिकार देने वाला है, धन भी देगा रोचक राजयोग और अधिकार भी देगा। इसके बाद आता है शुक्र का मालव्य योग, क्योंकि शुक्र यहाँ सप्तम भाव का स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यदि अपनी ही राशि में, स्वराशि में सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो उसको मालव्य योग बोलेंगे। तो ये मालव्य योग सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाता है तो मालव्य योग बन गया। ये भी पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत एक राजयोग है। ऐसी स्थिति में एक सुखी वैवाहिक जीवन, एक भौतिकवादी जीवन जीने के लिए बहुत अच्छा राजयोग है। अच्छी सुंदर पत्नी मिल जाएगी, अच्छी ससुराल मिल जाएगी और लग्जरियस जिंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा राजयोग बन गया। लेकिन इस राजयोग में थोड़ी सावधानी ये बरतनी पड़ेगी, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है और उसका कारक जो सप्तम भाव का कारक है, स्त्री कारक जो ग्रह बनता है शुक्र, वही अब सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसे में यदि आपके शुक्र के ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव आ गया, पापी ग्रहों में आप नैसर्गिक पापी ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, राहु का नियंत्रक और 12 भाव का स्वामी, इनका प्रभाव सप्तम भाव के स्वामी और कारक शुक्र पे आ गया युति या दृष्टि के आधार पे, तो ये विवाह को खराब कर देंगे, जीवन साथी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक सिद्ध होंगे, आपके विवाह के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। ये जी मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। इसके बाद आते हैं आपके शुक्र की आपकी दशा चल गई बाई चांस, क्योंकि लघु पारस्परिक सिद्धांत की हमने यहाँ पे बात करी, तो शुक्र यहाँ मारक भी बनते हैं, दूसरे भाव के स्वामी है और आपके सप्तम भाव के स्वामी है। सप्तम भाव प्रथम मारक है, प्रबल मारक है, उससे बाद आपका दूसरा भाव मारक बनता है। इन दोनों मारक भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। तो शुक्र की दशा जब भी आएगी तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगी, ये भी यहाँ पे हमें देखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि सप्तम भाव में बैठ के स्वराशि का आपका शुक्र मालव्य योग बनाएगा जो बहुत ज्यादा लाभदायक है, लेकिन इसकी जब दशा चलेगी तब उस दशा में ये अशुभ फल भी देगा। और अन्य रूप में आप देखेंगे इसकी दशा भी ना चले तब भी मालव्य राजयोग का रिजल्ट हमेशा मिलता रहेगा, क्योंकि जिन ग्रहों की जो राजयोग बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी दशाएं ही चलेंगी तभी वो राजयोग का फल देंगे। वो ग्रह पूरे जीवन थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में कुछ ना कुछ फल, अच्छा रिजल्ट देते ही रहते हैं। और ऐसी आपकी मेष लगन की कुंडली में जब शुक्र सप्तम में बैठेंगे तो मालव्य राजयोग का जो फल है वो जीवन भर मिलता रहेगा, जातक सुंदर होगा, जातक की पत्नी भी सुंदर होगी। लेकिन जब शुक्र की अंतर्दशा या महादशा चलेगी तो वहां पे मारक का फल भी हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पंच महापुरुष राजयोग के अंतर्गत हमने 2 राजयोग हमने बता दिए, एक रोचक बता दिया, एक मालव्य राजयोग बता दिया। इसके बाद आते हैं शश योग के बारे में। ये शनिदेव बनाते हैं, दशम स्थान में शनि की अपनी मकर राशि है और शनि अगर अपनी मकर राशि में बैठेंगे तो शश योग वहां पे बना देंगे।
दसम स्थान में बैठ के सतयोग बना देंगे। ये अब 5 राजयोग हैं, पंच महापुरुष राजयोग हैं, उनमें से 3 इस कुंडली में बन सकते हैं। 3 उन राजयों की स्थिति बनने की यहाँ पे कंडीशन बन जाती है। तो दसम स्थान में आपके शनि बैठेंगे, तब भी आपके सच राजयोग बना देंगे, सतयोग बना देंगे। और दसम स्थान के स्वामी यदि सप्तम भाव में तुला राशि में बैठेंगे, तब भी जी एक आपका राजयोग बना देंगे, जिसको सतयोग बोलेंगे। और सतयोग में भी उसके रिजल्ट सतयोग के अपने अलग अलग बहुत होते हैं। सतयोग वाला जातक ठेकेदारी के क्षेत्र में हो सकता है, उसके रिजल्ट मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ना तो मैंने रोचक राजयोग के रिजल्ट आपको बताए, ना ही आपके मालव्य के कोई विशेष गुण यहाँ पे बताए, ना ही सतयोग के बताए। सिर्फ इतना बता दिया मैंने आपको कि राजयोग कारक ग्रह है जो आपको अधिकार और आपको धन देने में सक्षम है। ये मालव्य राजयोग, मालव्य योग, आपका सतयोग, आपका रोचक योग, तीनों योग। अब आते हैं केंद्र त्रिकोण के संबंध पे। अब केंद्र त्रिकोण के संबंध पे आप देखेंगे, क्योंकि लघु पाराशरी सिद्धांत या मान के चलिए पाराशरी ज्योतिष जो है पूरी की पूरी इन राजयोगों पे, इन केंद्र त्रिकोण राजयोगों पे टिकी हुई है। ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग ही व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं, यानी कि उसको जीवन में सफलता देते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी बनते कुंडली में सूर्य, और लगन के स्वामी बनते हैं आपके मंगल। तो मंगल का और सूर्य का कुंडली में संबंध बन जाए किसी भी प्रकार से, तो वो राजयोग कारक सिद्ध हो जाएगा। अब ये संबंध, क्योंकि जब आप लघु पाराशरी सिद्धांत की बात करेंगे, संबंध 4 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से सबसे प्रमुख होता है राशि परिवर्तन, यानी कि सूर्य आपके लगन में उच्च के होके बैठ जाए मेष राशि में, और मंगल आपके पंचम भाव में सिंह राशि में बैठ जाते हैं। तो सूर्य मंगल के घर में बैठ गए और मंगल सूर्य के घर में बैठ गए, ये उच्च कोटि का राजयोग वहां बन जाएगा। इसके बाद मंगल आपके दसम स्थान में बैठ जाएं और सूर्य आपके चौथे स्थान में बैठ जाएं, तो एक दूसरे को देखेंगे सूर्य और मंगल, यानी कि पारस्परिक दृष्टि संबंध। ये द्वितीय श्रेणी का आपका योग बन जाएगा। इसमें भी बहुत ही अच्छा राजयोग है। तृतीय श्रेणी का राजयोग तब बनेगा जब सूर्य आपके लगन में बैठे हों और आपके मंगल दसम स्थान में उच्च होकर बैठ के सूर्य को देख रहे हो। ये आपके तीसरी कैटेगरी का राजयोग बन जाएगा। और चौथी कैटेगरी में तब बनेगा, चौथी श्रेणी का, जब सूर्य और मंगल एक साथ किसी भी भाव में, विशेषकर केंद्र त्रिकोण में बैठ जाएंगे, तो ये राजयोग बन जाएगा। तो सबसे पहला जो हमने बताया राशि परिवर्तन वाला, ये प्रथम श्रेणी का राजयोग है। इसमें बहुत ही ज्यादा शुभ फल देखने को मिलता है। और जब पारस्परिक दृष्टि जब किसी आपस में केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की होती है, तो वो द्वितीय श्रेणी का राजयोग वहां बनाते हैं। और तीसरी श्रेणी का आपको बताते हैं जब एक आपकी दृष्टि पड़ती है, एक जिस राशि में ग्रह बैठा हो उस राशि के स्वामी की उस पर दृष्टि पड़ती ग्रह पे। और चौथी श्रेणी का ग्रह वो होता है, उसमें सबसे निम्न स्तर का राजयोग बनता है जब 2 ग्रह केंद्र त्रिकोण के ग्रह आपके एक साथ बैठ जाते हैं। तो यहाँ में मैंने मंगल के और सूर्य के संबंध मैंने आपको बता दिए। इसी प्रकार से आपका मंगल का गुरु का संबंध ही बन सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे 12 भाव के स्वामी भी बनते हैं और गुरु यहाँ पे आपके 9वें स्थान के स्वामी भी बनते हैं। और गुरु की मूल त्रिकोण राशि जो है वो आपके 9वें स्थान में पड़ती है। तो गुरु एक तो धर्म के कारक ग्रह हो गए, गुरु धर्म के कारक ग्रह हो गए, गुरु भाग्य के कारक ग्रह हो गए, और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे गुरु का संबंध यदि लग्नेश मंगल से बन जाता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि लग्नेश आपके 9वें स्थान में बैठ जाए और मंगल लग्नेश आपके जो है 9वें स्थान में बैठ जाए, और 9वें भाव का स्वामी जो गुरु बनते हैं वो आपके लगन में बैठ जाए। तो ये प्रथम श्रेणी का उच्च कोटि का गुरु और मंगल के कारण एक राजयोग बन जाएगा। इसके साथ साथ गुरु और मंगल एक दूसरे को पारस्परिक दृष्टि से देखें, ये भी बहुत ही ज्यादा प्रबल राजयोग बन जाएगा। इस स्थिति में हो सकता है कि गुरु आपके चौथे भाव में बैठ जाए उच्च के होके, और मंगल आपके दसवें स्थान में उच्च के होकर बैठ जाए। तो दोनों ग्रह उच्च के हो जाएंगे और दोनों ग्रह पारस्परिक दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे। और पारस्परिक दृष्टि से एक दूसरे को देखने की कई स्थितियां कुंडली बन जाएंगी। जैसे गुरु आपके पंचम भाव में सिंह राशि में बैठ जाते हैं और मंगल आपके 11 भाव में कुंभ राशि में बैठ जाते हैं, तब भी एक दूसरे को देखेंगे। तो ये बहुत उच्च कोटि का राजयोग यहाँ बन जाएगा। इसके साथ मंगल और गुरु एक साथ कहीं भी बैठ जाते हैं, तब भी ये एक राजयोग यहाँ बन जाएगा। लेकिन ये राजयोग निम्न स्तर का होगा। ये पाराशरी सिद्धांत के अनुसार और अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जो क्लास 1 के अधिकारी होते हैं या उच्च पद पे जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी कुंडली में हमेशा राशि परिवर्तन के योग देखने को मिलते हैं।
राशि परिवर्तन या पारस्परिक दृष्टि संबंध के योग जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद आप चंद्रमा को देख सकते हैं। चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी बनते हैं तो सबसे कमजोर केंद्र भाव है चौथा भाव, उससे बली केंद्र भाव है आपका सप्तम भाव, उससे बली केंद्र भाव है आपका दसम भाव। तो चंद्रमा से भी आप चाहें तो यहां भी एक राजयोग बनेगा, लेकिन निम्न स्तर का बनेगा। चंद्रमा में से एक ऐसे बन सकता है कि चंद्रमा आपके चौथे भाव का स्वामी जो बनता है चंद्रमा, वो पंचम में बैठ जाए और पंचम भाव का स्वामी आपका सूर्य चौथे में बैठ जाए। एक इस तरह से एक राजयोग बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब सूर्य और चंद्र एक दूसरे के पास पास होंगे तो चंद्रमा का पक्ष बल वहां कमजोर हो जाएगा और चंद्रमा अशुभ हो जाएगा, तो वहां रिजल्ट देखने को कम मिलेंगे। इसके विपरीत यदि चंद्रमा आपका 11 में बैठे और सूर्य आपका पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम में ही बैठे तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग बनेगा। पारस्परिक दृष्टि से चंद्रमा सूर्य एक दूसरे को देखेंगे, या फिर चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए और सूर्य 11वें स्थान में बैठ जाए, तब भी ये पारस्परिक दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे, वो बहुत अच्छा राजयोग वहां पर देंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि केंद्र त्रिकोण का किस प्रकार से राजयोग बनता है। और इस कुंडली में मेष लगन के जातकों की कुंडली में आपके रोचक योग, मालव्य योग, सस योग किस प्रकार से बनाता है, जो आपको बहुत ही अच्छा एक जीवन दे सकता है। अब सबसे अंत में हम बात करते हैं एक ऐसे ग्रह की जो राजयोग कारक स्थिति आपको दे सकता है। एक तो होते हैं शुभ ग्रह और उन शुभ ग्रहों का आपसे संबंध जो राजयोग देता है, और एक होते हैं अशुभ ग्रह, उन अशुभ ग्रहों का पाप पीड़ित होना, अशुभ होना, पाप कर्तव्य दोष में होना, कमजोर होना, निर्बल होना, जिसके कारण उन पापी ग्रहों की जो पाप फल देने की क्षमता है वो एकदम खत्म हो जाती है, न्यून हो जाती है, और अंत में उसका निष्कर्ष निकलता है वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस कुंडली आप देखेंगे जो अकारक ग्रह है सबसे ज्यादा अशुभ ग्रह, आप बुध को समझ सकते हैं, क्योंकि बुध की एक राशि तीसरे भाव में पड़ती है और दूसरी राशि छठे भाव में पड़ती है। तो तीसरा भाव भी आपका त्रिषणाय के अंतर्गत ये अशुभ है और छठा भाव भी अशुभ है। तो इन दोनों भावों का स्वामी बुध बनता है, और ये ऐसा बुध यदि आपके पंचम भाव में बैठ जाए, एक तो छठे भाव का स्वामी छठे में बैठेगा तब भी अच्छा फल देगा, छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठेगा तब भी अच्छा फल देगा, लेकिन ये छठे भाव का स्वामी यानी कि मेष लगन के जातकों की कुंडली में यदि बुध पंचम भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा शुभ फल देता है। अब इसका विपरीत राजयोग बना कैसे? क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार कोई ग्रह अपनी राशि से किस स्थान में बैठ रहा है ये भी देखा जाता है। कोई ग्रह अपने स्थान से केंद्र त्रिकोण में जा रहा हो तो अच्छा फल देगा, और कोई ग्रह अपने स्थान से यानी कि जिस भाव में उसकी राशि है उससे छठे आठे 12 में चला जाता है, तीसरे छठे आठे 12 में चला जाता है तो अशुभ फल देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बुध जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है, और यदि पंचम में बैठेंगे कुंडली में मेष लगन के जातकों की कुंडली में तो अपने स्थान से तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी अपने स्थान से तीसरा भाव यानी कि अशुभ भाव, अपने भाव से तीसरा भाव, तो वो अपने तीसरे भाव की हानि करेंगे। इसके साथ साथ जब कुंडली की, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि आपकी मेष लगन के जातकों के लिए कन्या राशि छठे भाव में आती है और छठे भाव का स्वामी यानी बुध बनता है, और ऐसा बुध जो अपने से 12वें स्थान यानी कि कुंडली के पंचम भाव में बैठता है तो छठे भाव की हानि करेगा। छठा भाव रोग बीमारी शत्रुता कर्ज बीमारी रुकावट सबकी हानि करेगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि मेष लगन की कुंडली में यदि आपका बुध पंचम भाव में बैठता है तो अपनी एक राशि से तीसरे भाव में बैठेगा और अपनी दूसरी राशि से 12 भाव में बैठेगा, और इस प्रकार से बैठ के अपने तीसरे भाव के भी अशुभ फलों को न्यून करेगा और अपने छठे भाव के अशुभ फलों को भी न्यून करेगा, बशर्ते इस बुध पे आपके पापी ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। पापी ग्रहों में सबसे प्रमुख आपका शनि ही मान के चलिए, नैसर्गिक पापी ग्रह है, और मंगल भी नैसर्गिक पापी ग्रह हो गए। तो शनि नैसर्गिक पापी ग्रह इसलिए क्योंकि इसकी एक राशि 11 भाव में आती है त्रिषणाय में, तो जो सबसे बली त्रिषणाय होता है 11 भाव का स्वामी, और अशुभ भी बनते हैं आपके शनि। तो ऐसे शनि का या कुंडली में राहु केतु भी होते हैं, उनका दृष्टि संबंध या युति संबंध बुध से हो जाता है, या मंगल की दृष्टि पड़ जाती है ऐसे बुध पे, और बुध अस्त भी हो जाता है किसी प्रकार से, सूर्य के आसपास हो तो बुध बहुत कमजोर हो जाएगा, और ये बुध विपरीत राजयोग देगा जो करोड़पति होने की गारंटी देता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये बुध
जन्म कुंडली में यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली में आपके दसम स्थान में बैठता है तो अपनी एक राशि से अष्टम भाव में होगा और दूसरी राशि से छठे भाव में होगा। यानी कि सबसे बली स्थान दसम में, सबसे बली केंद्र दसम में बैठा हुआ है, लेकिन दसम में बैठने के बाद भी अपनी दोनों राशि जिन दोनों भावों का स्वामी बुध बनता है उनके सापेक्ष में अशुभ फल देगा, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी बुध बनता है तो तीसरे भाव से अष्टम में बैठा हुआ है। तीसरे भाव की हानि यानी कि संघर्षों की हानि, संघर्ष जीवन में ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। और छठे भाव का स्वामी बनता है बुध और अपने से छठे में ही बैठा हुआ है, तो छठे भाव की हानि। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बुध दो कंडीशन में यहां विपरीत राजयोग बना रहा है। तो उम्मीद है कि ये बुध का विपरीत राजयोग आपको समझ में आया होगा। साथ में मंगल का, सूर्य का, गुरु का जो केंद्र त्रिकोण का राजयोग हमने बताया वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। मैंने बड़ी बेसिक या विस्तार में बताने की कोशिश की है भाई, जो समझ में आ जाए। लघु पारस्परिक सिद्धांतों के अनुसार जो नियम है, जो राशि परिवर्तन का जो सबसे प्रबल राजयोग बनाता है वो राशि परिवर्तन ही बनाता है। इस वीडियो में हमने बता दिया। इसके साथ जो मेष लग्न जातकों की कुंडली में जो आपके रोचक योग बन रहा था, जो मालव योग बन रहा था और जो योग बन रहा था वो भी हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को भाई लाइक करिए, शेयर करिए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।